कॉन्सेप्ट क्लियर विद साकेत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने भारत के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम जानेंगे आगे टॉपिक। मैंने 3 टॉपिक लिखा है। आगे ये हमें 3 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। एक क्रम से हम स्टार्ट किए हैं क्लास। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक अभी तक अपलोड हो चुका है और आगे के पार्ट में आप उसके बाद हर एक टॉपिक को पढ़िएगा जो कि उससे कनेक्टेड है। एक के बाद एक टॉपिक आपको मिलेगा जो कि पिछले टॉपिक से कनेक्टेड रहेगा। इस तरह से हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हुए इंडियन ज्योग्राफी का हर एक पार्ट कवर कर लेंगे और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आप एकदम कोई भी क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी का आप लोग सॉल्व कीजिएगा। एकदम 100% आप लोग पिछले ये यूपीएससी का हो या बीपीएससी का हो या फिर अदर कोई भी एग्ज़ाम में आया हुआ, मैप के थ्रू हम इस सीरीज़ को आगे लेके बढ़ रहे हैं। मैप के थ्रू आपको पढ़ना है और मैप अगर कवर हो गया तो समझिए आधा ज्योग्राफी आप लोग कवर कर लिए। उसको एक एक चीज़ को आपको आगे बढ़ते हुए जाना है। इसी क्रम में हमें ये 3 टॉपिक अब अगला पढ़ना है। भारत के समुद्र तटीय प्रदेश, कर्क रेखा के बारे में जानना है कि भारत में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, किन किन प्रदेशों से गुजरती है। पिछले यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि कर्क रेखा सिंपल। अब ये क्वेश्चन ट्रेंड नहीं है कि ये कर्क रेखा भारत में किन किन राज्य को टच करती हुई जाती है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस हो गया है कि कौन कौन सा प्रदेश, मतलब अगर किसी स्टेट में कोई कर्क रेखा गुजर रही है, जैसे राजस्थान में जा रही है, तो राजस्थान का कौन सा जो फेमस शहर है उस कर्क रेखा के आसपास में है, उत्तर में है कर्क रेखा की या फिर दक्षिण में। तो ये सब एडवांस तरह के बेसिक से लेकर एडवांस हर एक टॉपिक को पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसी क्रम में आज पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, भारत के समुद्र तटीय प्रदेश। ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे, फिर मानक समय रेखा। ठीक, तो एक एक टॉपिक को हम आगे लेके चलेंगे। तो आइए मैप के थ्रू स्टार्ट करते हैं भारत के समुद्र तटीय प्रदेश के बारे में। देखिए ये मैप है। मैंने मैप के बारे में ऑलरेडी पहले वीडियो बना दिया है। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो उसको एक बार और पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा। हमें पता है ये भारत का पूर्वी पार्ट है जो कि अरुणाचल प्रदेश सबसे लगा हुआ है। ये पश्चिमी पार्ट है जो कि गुजरात में है। फिर उत्तर में लद्दाख, ये लद्दाख वाला एरिया है। इसको मैंने क्या बताया था, पीओके, और ये सियाचिन। तो ये लद्दाख उत्तर में, और दक्षिण में क्या बताया था हमने, ये कन्याकुमारी से सटा है तमिलनाडु वाला प्रदेश। और इधर हमारा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। तो हमने बताया था कि भारत जो है वो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है। कहाँ कहाँ, देखिए ये बंगाल की खाड़ी है पूरब साइड में, पश्चिम में क्या है, अरब सागर। ये पूरा अरब सागर वाला प्रदेश है जो कि समुद्र है। यहाँ समुद्र है पूरा, ये समुद्र है ये वाला पार्ट, और फिर नीचे से हिंद महासागर। तो इस तरह से आप लोग को पता है कि भारत को प्रायद्वीप प्रदेश क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत 3 ओर से, देखिए 1, 2 और 3, तीनों ओर से समुद्र से घिरा है, इसलिए भारत को प्रायद्वीप प्रदेश कहा जाता है। अब मैप के थ्रू ही आप लोग खुद बता दीजिएगा कि भारत का कौन कौन सा जो तट है या कौन कौन सा प्रदेश है जो समुद्र से कनेक्टेड होगा, यानी कोस्टल लाइन कौन कौन सा स्टेट बनाता है। तो देखिए ये अरब सागर कहाँ तक गया है, ये गुजरात तक, यानी गुजरात से स्टार्ट होगा समुद्र वाला पार्ट, और ये होते 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 ये पश्चिम बंगाल, यहाँ देखिए ये बंगाल की खाड़ी है पूरा, तो ये पश्चिम बंगाल वाला पार्ट है। इधर तो पर्वत है, हिमालय वगैरह, तो इधर समुद्र नहीं है, लेकिन ये वाला, ये तीनों पार्ट क्या है, समुद्र से घिरा है। तो यहाँ गुजरात से स्टार्ट होगा, मैप के थ्रू हमने बताया था गुजरात है ये, और ये धीरे धीरे होते होते कहाँ जाएगा, ये पश्चिम बंगाल, यहाँ ये वाला पार्ट तक समुद्र तटीय प्रदेश में काउंट होगा। तो हम अभी देखेंगे कि कितना प्रदेश टोटल समुद्र से घिरा हुआ है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, हमने बताया था ये क्या है, गुजरात। आपको मैप मैंने पढ़ाया था तो याद होगा, ये गुजरात है। फिर गुजरात के नीचे मैंने क्या बताया था आपको,
महाराष्ट्र। ये बड़ा वाला प्रदेश क्या है? महाराष्ट्र। फिर इसके बारे में मैंने अब ये देखिए, ये छोटा प्रदेश ये क्या है? ये छोटा जो दिख रहा होगा ये है गोवा, जो कि एरिया वाइज सबसे कम दिख भी रहा है आपको मैप में कितना छोटा है। तो एरिया वाइज यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। और अगर जनसंख्या पूछेगा तो ये सिक्किम। देखिए गोवा से हल्का बड़ा है, लेकिन जनसंख्या में ये गोवा से भी कम है। क्षेत्रफल में गोवा से बड़ा है, लेकिन अगर पूछेगा जनसंख्या वाइज सबसे छोटा प्रदेश कौन है तो ये सिक्किम। अभी हम वो बाद में देखेंगे 2011 की जनगणना के बारे में, जो सेंसस पढ़ेंगे हम सेंसस के बारे में, तो ये सब देखेंगे वहाँ पे। गोवा ये कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक है राज्य। ये नीचे देखिए ये वाला पार्ट, ये मैंने बताया था, ये है केरल। कैसे लिखता हूँ? केरल। केरल, ठीक। केरल के बगल में ये, अब इधर साइड में हम आ गए बंगाल की खाड़ी वाले ब्रांच में, क्योंकि इधर तो केरल तक क्या था? अरब सागर था। यहाँ तक केरल ये अरब सागर वाला समुद्र तटीय इलाका है, ठीक। अब इधर से अब आते हैं तो ये कौन सा हो जाएगा? ये बंगाली खाड़ी। ये पूरा चलेगा कहाँ तक? ये पश्चिम बंगाल तक, यहाँ तक। ये पश्चिम बंगाल तक कौन सा ये समुद्र तटीय इलाका होगा? बंगाल की खाड़ी वाला। तो यहाँ आते हैं, देखिए तमिलनाडु है। ये कौन सा प्रदेश है बताया था मैंने मैप में? केरल तमिलनाडु एक पास में है। फिर तमिलनाडु के इधर जस्ट ये क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। फिर इसको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि देखिए लैंड लॉक प्रदेश। लैंड लॉक किसे बोलते हैं? जो स्टेट, जो राज्य पूरी तरह से चारों ओर से किसी न स्थल से कनेक्टेड होता है। तो आगे और भी है, जैसे ये देखिए मध्य प्रदेश, फिर ये वाला छत्तीसगढ़। तो आगे हम लोग देखेंगे। तो ये आंध्र प्रदेश हो गया, जो कि समुद्र तट पे है। फिर आंध्र प्रदेश के बाद आपको क्या दिख रहा है? ये वाला पार्ट भी समुद्र के किनारे है। ये कौन सा है? उड़ीसा, जो कि पहले बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट था। 4 हम बताए थे, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। सभी प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते थे। अब ये क्या हो गया लास्ट हम लोग का? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो आप लोग काउंट कीजिए कितना हुआ? गुजरात, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9। इस तरह से टोटल 9 स्टेट ऐसे हैं जो कि किससे? समुद्र से घिरे हुए हैं, समुद्र तटीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इसमें गुजरात की पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कोस्टल बाउंड्री किसकी है? तो सबसे ज़्यादा कोस्टल बाउंड्री गुजरात का ही है। उसके बाद होता है आंध्र प्रदेश का। देखिए यहाँ तक यहाँ पड़ा है, ये पूरा है आंध्र प्रदेश का। फिर आता है तमिलनाडु का। 1 2 3 सीरियली याद कर लीजिएगा। फर्स्ट पे गुजरात, सेकंड पे आंध्र प्रदेश और थर्ड पे तमिलनाडु, ठीक। तो अब इन लोगों का एक पर्सनली नाम भी दिया गया है। इस जो तट को हम लोग जान रहे हैं, जैसे गुजरात में जो तट है उसका नाम कुछ अलग संबोधित करते हैं। महाराष्ट्र और ये गोवा वाला पार्ट रीजन के जो तट है, ये वाला तट, इसको अलग नाम दिया जाता है। और ये पूछता है एग्ज़ाम में कि ये दे देगा पार्टिकुलरली कोई सा स्टेट को उठा के और पूछेगा यहाँ के जो समुद्र तट है इसको किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आप देखिएगा आगे मिलेगा, या इसको पढ़ने के बाद से आप उठाइएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देखिएगा, उसमें आया हुआ होगा। फिर ये आंध्र प्रदेश का तट, ये सब पूछता है। तो इसको जान लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट में किस किस तट के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये गुजरात का जो पार्ट है यहाँ, ये दमन है। दमन एक केंद्र शासित प्रदेश है, दमन। तो ये दमन तक, यहाँ से कच्छ वाला पार्ट से लेके ये दमन तक दिख रहा है आपको। इस तट को नाम दिया गया है काठियावाड़। काठियावाड़ तट, यानी गुजरात में जो तट है समुद्री तट, उसको किस नाम से हम लोग जानेंगे? काठियावाड़ तट। अब इस दमन, यहाँ दमन है, दमन से लेके ये महाराष्ट्र एरिया होते होते ये गोवा, नहीं दमन ये हो गया यहाँ से, ये गोवा वाला पार्ट तक,
दमन तक ये गया है। और ये दमन से गोवा, गोवा जो दिख रहा है छोटा प्रदेश, इसको एक नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं कोंकण तट। इस अरब सागर को हम ये करते हैं, पता चलेगा कि ये समुद्री इलाका है, बाकी ये तट, इसको क्या बोलेंगे, कोंकण तट। तो दमन से यानी गुजरात से लेके ये गोवा तक के पार्ट को कोंकण तट कहा जाता है। अब कर्नाटक में आइएगा तो कर्नाटक में यहाँ पे एक प्रदेश है मंगलौर, मतलब ये एक शहर है कर्नाटक का, मंगलौर। याद रखिएगा, मैं छोटा लिख रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये गोवा से लेके इस मंगलौर तट को क्या बोलेंगे, एक कन्नड़ तट। कर्नाटक में है तो ये कन्नड़ तट हुआ, ठीक। और ये लास्ट अब हुआ, ये जो मंगलौर है, मंगलौर आपको दिख रहा होगा, इस मंगलौर से लेके लास्ट पूरा केरल, इस पार्टिकुलर तट को क्या नाम दिया गया है, मालाबार तट। यानी केरल में जो तट है, क्वेश्चन पूछेगा उसको किस नाम से जानते हैं, तो आप लोग क्या बताइएगा, मालाबार तट। ये क्लियर हुआ। अब इधर से आते हैं, यहाँ पश्चिम बंगाल से। एक्चुअली यहाँ पे आगे हम पर्वत पढ़ाएंगे। ये वाला तट क्लियर हो गया, गुजरात में काठीवार कहेंगे, महाराष्ट्र ये गोवा वाला प्रदेश कोंकण, कर्नाटक में जो तट है वो कन्नड़ तट, और जो लास्ट बचा केरल वाला पार्ट उसे मालाबार तट कहते हैं। ये अरब सागर ब्रांच के थ्रू ये समुद्री इलाका पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अरब सागर है। अब चलते हैं बंगाल की खाड़ी से जो कनेक्टेड है समुद्र तट, उसके बारे में। अब देखिए, यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली यहाँ एक जब पर्वत पढ़ाएंगे हम आपको, तो यहाँ पे पढ़ाएंगे एक पश्चिम घाट पर्वत है, पश्चिम के साइड में ये जो महाराष्ट्र ये कर्नाटक होते हुए, तो यहाँ से बहुत सी नदियाँ निकलती हैं, ये सब पूरब की ओर बहती हैं, क्योंकि इसका ढाल जो है ऐसा हो गया है कि गोंडवाना से ये क्षेत्र निकला है, बाद में बताएंगे आपको। ये गोंडवाना प्रदेश का पार्ट था, तो ये जब भारत में आके यूरेशियन प्लेट से टकराया तो इसकी ढाल हो गई है पूरब की तरफ। जब पूरब की तरह हो गई है और यहाँ एक पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत का निर्माण हुआ है, तो यहाँ से जो नदी निकलेगी, अब ढाल पूरब साइड में है, तो सभी नदियाँ कहाँ जाती हैं, ये पूरब साइड में। पूरब साइड में जाके कहाँ गिरेंगी नदियाँ, कहाँ गिरती हैं, समुद्र में। तो ये सब पूरब की ओर बहते हुए नदी, यहाँ गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सब जाते हुए गिरती है बंगाल की खाड़ी में। पूरब साइड में क्या है समुद्र में, बंगाल की खाड़ी। तो इसी तरह एक महानदी भी है जो निकलती है, और ये उड़ीसा में से होते हैं, यहाँ महानदी बेसिन है, यहाँ पे महानदी यहाँ गाते हुए यहाँ पे बहेगी, उसको क्या कहेंगे, महानदी बेसिन। ये है महानदी बेसिन, महानदी बेसिन। तो इस महानदी बेसिन मतलब क्या होता है, जो नदी के आसपास का जितना कुछ लगभग 40-50 जो भी है उतना किलोमीटर के अंतर्गत उस नदी का बेसिन आता है, जिसमें लोग रहते हैं। वो नदी बेसिन बहुत उपजाऊ होती है, क्योंकि नदी तरह तरह के खाद वगैरह खाद को लेके आती हैं, जो कि मिट्टी में बिछा देती है, जिससे वहाँ पॉपुलेशन बढ़ते जाता है, लोग वहाँ आके रहते हैं, और वहाँ ये अपना सब ये होता है। फिर तो ये महानदी बेसिन हुआ, जो कि नदी महानदी कहाँ से निकलेगी, पश्चिम घाट पर्वत से निकलते हुए ये गिरेगी बंगाली खाड़ी में। तो यहाँ पे बेसिन डेवलप हो गया है, ठीक। तो महानदी बेसिन से ऊपर यानी उड़ीसा में कहाँ है, उड़ीसा में है महानदी, उड़ीसा से होते हुए जाती है। तो उड़ीसा महानदी बेसिन से ऊपर जितना भी ये पार्ट है, इसको हम बोलते हैं उत्कल तट। इस वाले तट को उत्कल तट, यानी महानदी बेसिन से ऊपर के जो भी तट आएगा उसको हम उत्कल तट कहेंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में देखिएगा, यहाँ पे ये एक आप लोगों को पता नहीं, पहले झील वगैरह पढ़े नहीं होइएगा, आगे हम बताएंगे, वैसे पहले से पढ़े होइएगा तो ये पता होगा कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे एक यहाँ पे एक झील है, जिसको बोलते हैं पुलिकट झील, पुलिकट झील, ठीक। तो महानदी बेसिन और ये पुलिकट झील, महानदी बेसिन और पुलिकट झील, ये आपको दिख रहा है, इन दोनों के बीच के
जो तट आएगा इस तट को हम लोग बोलेंगे उत्तरी सरकार तट। क्या बोलेंगे? उत्तरी सरकार तट। अब इस पुलिकट झील के बाद देखिए ये अब क्या बचा, ये तमिलनाडु वाला प्रदेश। इस पुलिकट झील वाले पार्ट से लेके लास्ट ये तमिलनाडु का जो सबसे दक्षिण वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। तो इधर से हमने 4 तट पढ़ लिया, काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। और फिर मैंने यहाँ महानदी बेसिन 2 पार्ट में यहाँ पे आप डिवाइड कीजिए। पुलिकट झील अगर पूछता है तो कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। तो इस महानदी बेसिन के ऊपर वाले तट को हम लोग बोलेंगे उत्कल तट, और महानदी से ये पुलिकट के बीच के तट को उत्तरी सरकार तट, और पुलिकट झील के नीचे वाले तट को कोरोमंडल तट। इस तरह से आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से प्रदेश में कौन किस किस तट को क्या नाम दिया गया है। तो हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया भारत के समुद्र तटीय प्रदेश की, ये कंप्लीट हो गया। अब आगे पढ़ते हैं कर्क रेखा, या फिर ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो कर्क रेखा को हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा वो दोनों एक साथ पढ़ा देंगे, ठीक। तो आई थिंक आप लोग को याद हो गया होगा कि कौन कौन से प्रदेश में कौन कौन से तट के नाम से जाना जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दोनों अगला वीडियो में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा हम क्लियर कर देंगे, और उसका एक एक चीज़ कवर हो जाएगा। इसलिए आप लोग कंटिन्यू वीडियो जब भी आता है उसको कंप्लीट वीडियो देखिए, तब भी समझ में आएगा। और बनाने के बाद से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। ज़बरदस्ती खोज के जहाँ से भी मिलता है, यूट्यूब से या फिर नेट से, गूगल से, कहीं से मिलता है, आपको बना के देखिए। उस टॉपिक से रिलेटेड आपको ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस का आंसर आप सॉल्व कर पाएंगे। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे पीडीएफ के बारे में, तो पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल में अभी बनाया नहीं हूँ। मैं बनाने के बाद से सब वीडियोस का पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो तब तक आप लोग इस वीडियो को ही देखिए 2 बार 3 बार, मैप आप लोग क्लियर हो जाएगा। और फिर आगे का हर एक टॉपिक जो भी लिंक करते हुए पढ़ा रहा हूँ उसको देखते जाइए, सपोर्ट कीजिए। आगे मोटिवेट होऊंगा मैं भी। फिर धन्यवाद।